आरो यारो का एग्ज़ाम देकर आप लोग जब आए तो बहुत प्रसन्न थे, और उसके बाद जो चीज़ें, जो परिस्थितियां बनी, उसने सबके होश उड़ाकर रख दिए। यहाँ तक कि सरकार के हाथ पांव फूल गए। चेयरमैन सर, ऐसा सुनने में आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। और चूंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्तमान चेयरमैन साहब जो हैं, जो अध्यक्ष महोदय हैं, बहुत ईमानदार छवि के हैं। और जितने बेईमान हैं, आयोग के अंदर हों चाहे बाहर हों, वो चेयरमैन को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी छवि को, उनकी ईमानदारी को चुनौती भी है जो हुआ है, तो इसलिए गुस्सा होना जायज़ है। बाकी सरकार, चूंकि चुनाव का मौसम है, चुनाव के समय ऐसी चीज़ सुनाई पड़ जाना सरकार के लिए भी बहुत ज़्यादा हतप्रभ करने वाली, बहुत ज़्यादा सरकार पर दबाव डालने वाली है। तो जैसा सुनने में आ रहा है, देखिए सुनने में जो बातें आती हैं, दरअसल वो कहाँ से निकल कर आती हैं, कभी कभी होता है कि प्लांट भी होती हैं। लेकिन जो बात सुनने में आ रही है और बहुत विश्वस्त लोगों से पता चला है कि सरकार बहुत कड़े कदम उठाने जा रही है। मतलब एक कहते हैं कि ऐसा कदम जो आगे के लिए, भविष्य के लिए एक नज़ीर बनेगा, ऐसा कहा गया है। इस तरह के कुछ कदम उठाने जा रही है। फिलहाल आप लोगों को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अंधेरे में है। आरओ एग्ज़ाम फिर से होगा या नहीं होगा, मन में चल रहा होगा। जो लोग अच्छा पेपर करके आए होंगे, 130 135 होंगे, उनको लग रहा होगा कि अगर हो जाता है तो मेंस की तैयारी करने को मिलेगा, मेंस देने को मिलेगा। तो आप गलत नहीं है, 130 प्लस वाले तो होने ही होने थे, उनका मेंस होना ही होना था इस बार। क्योंकि फर्स्ट पेपर थोड़ा सा उलझाऊ दे दिया था, ट्रिकी दे दिया था। सेकंड पेपर हिंदी का बहुत सरल आ गया था। तो मेरिट बहुत ज़्यादा तो दबेगी नहीं। अगर पेपर वगैरह आउट होने की बात ना आती तो निश्चित रूप से 130 वाले तो सेफ थे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद कुछ कह पाना वो मूर्खता होगी। कट ऑफ के बारे में बात करना और मेंस के बारे में बात करना, क्या कहा जाए, सब कुछ अंधेरे में है। ये दुर्भाग्य है। और जब दुर्भाग्यपूर्ण कुछ होता है तो वहाँ पर कहने के लिए कुछ होता नहीं है। जहाँ हमें पेपर एनालिसिस, कट ऑफ एनालिसिस, मेंस की क्लासेस स्टार्ट कर देनी थी, वहाँ पर हुआ क्या कि आज हम एक निराशाजनक चर्चा कर रहे हैं। लेकिन घबराइए नहीं, ये चर्चा निराशाजनक नहीं होने वाली है। अंत इसका अच्छा होगा। क्यों? अंधेरे में रोशनी की कुछ किरणें हैं। वो किरणें क्या हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले चर्चा की कि ये अध्यक्ष को एक बहुत बड़ी चुनौती, उनकी ईमानदारी को बहुत बड़ी चुनौती है। न सिर्फ अध्यक्ष, बल्कि जो योगी की सरकार है उसको ही बहुत बड़ी चुनौती है। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात इस समय हो रही कि किसानों का आंदोलन ठीक इसी समय स्टार्ट हो गया है। अगर ये आंदोलन स्टार्ट न होता ना, तो अभी तक ये मामला गर्म ही रहता। अचानक से पूरे मीडिया का, सरकार का अटेंशन वो किसानों पर चला गया है पूरा। क्योंकि वो एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा समुदाय को, वो किसान जो है एक बड़े समुदाय को वो मतलब कि सांकेतिक करते हैं, संकेत करते हैं, एक बड़े समुदाय का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक। तो आप जो है कहीं न कहीं बटे हुए हैं। कोई आरओ का छात्र है, कोई पीसीएस का है, कोई यूपीएससी का है, कोई सीसैट का विरोध करने वाला छात्र है, कोई विश्वविद्यालय में पीड़ित छात्र है, कोई पुलिस भर्ती का पीड़ित छात्र है, कोई एसआई का छात्र है, कोई एसएससी का छात्र है। तो बटे हुए हैं। एक ये है महत्वपूर्ण बात। लेकिन इन सब से भी महत्वपूर्ण बात ये है ना कि साक्ष्य, आपके पास साक्ष्य हैं, और इतने प्रबल साक्ष्य हैं जिस तरह से देखने को मिल रहा है। और ये साक्ष्य वास्तव में अगर हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसको देखा तो नहीं, जिसने मोबाइल का स्क्रीनशॉट देखा दिया है उसकी मोबाइल तो हम लोगों ने नहीं देखी है। तो वो मोबाइल लेकर के, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं, उसके पास, जिसके पास है ये, जो उसका प्राधिकार रखता है, उसको ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट में वो प्रस्तुत करना पड़ेगा, साक्ष्य देना पड़ेगा।
और कहाँ से उसको ये मिला, वहीं से पता चल पाएगा। तो मेन सोर्स जहाँ से ये चीज़ आई है, अर्थात अपराधियों तक पहुँचने के लिए, अपराध तक पहुँचने के लिए आपको जिनके पास भी इस तरह के सबूत हैं उनको प्रस्तुत करना ही करना होगा, सीधी सी बात है। इसमें एक अच्छी बात मैंने कल भी जिक्र किया था, आज भी कह रहा हूँ कि एक बड़े यूट्यूब चैनल के ऑनर हैं एग्ज़ामपुर के, तो आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो साक्षी बने, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं और गलत दावा भी नहीं है उनका, बता भी रहे हैं उस तरीके से कि उनको पेपर पहले ही मिल गया था, तो वो साक्ष्य उनके पास है। अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसी आधार पे कल भी चर्चा की मैंने कि आरओ 2016 में इसी आधार पर न्याय मिला था, भले ही देर में मिला क्योंकि उस समय काफ़ी रसाकसी चली थी तमाम तरह की, लेकिन अभी तो एक नज़ीर भी है वो ना, तो अभी न्याय मिलने में देरी नहीं होगी। उसके पहले भी मेरा पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं, अगर ये सब कुछ जो जांच प्रक्रिया है, जो इंटरनल और एसटीएफ को तो अभी लेटर लिखा गया है एसटीएफ की जांच के लिए, शासन को अनुशंसा भेजी गई है। एसटीएफ कब जांच प्रारंभ करती है ये भी, या फिर शासन एसटीएफ से जांच कराता है या नहीं कराता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि आगे क्या होता है। एसटीएफ जांच प्रारंभ कर देगी तब भी न्यायालय के पहले एसटीएफ को आप लोग साक्ष्य दे सकते हैं, एसटीएफ से कोऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एसटीएफ को भी जो प्रमुख रहेगा उसका, उस तक साक्ष्य पहुंचाया जाएगा ताकि उसकी कार्रवाई में उसको मदद मिले, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे, जैसे न्यूज़ चैनल्स या फिर न्यूज़पेपर में भी मैंने देखा कि वो सारी बातें नहीं हैं जो इंटरनेट में घूम रही हैं। उन टीचर की भी बात को नहीं कहीं पर मेंशन किया गया है जो उन्होंने कहा है पेपर उनको मिल गया था। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेंशन नहीं है कहीं पर। आयोग ने भी जो लेटर जारी किया है उसमें केवल एक घटना का जिक्र है, जो एक सेंटर पर कुछ लोगों ने कहा था कि सील खुली हुई थी, केवल उसी का जिक्र है, बाकी सारी चीज़ों का जिक्र नहीं है। बाकी पीडीएफ जो 10 फरवरी की दिख रही है उसका जिक्र नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक सेंटर ऐसा है जिसका कि किसी ने भेजा था, मैसेज किया था कि उस सेंटर पर पेपर की सील खुली हुई थी और किसी छात्र ने उस कमरे के हस्ताक्षर नहीं किए हैं, मना कर दिया छात्रों ने, वो भी एक एविडेंस है। कोई बेल्ट पर नकल लिख कर आया था, ये भी बात सामने आई, वो भी एविडेंस है, सीसीटीवी में वो दिख जाएगा, आराम से दिख जाएगा। वो बहुत, ये सब चीजें ऐसी हैं ना, सेंटर बाई सेंटर, जिसने जहां पर जो देखा अपनी बातों को, आप अपने लिए नहीं लड़ सकते हैं तो फिर उम्मीद मत करिएगा कि आपके लिए कोई खड़ा होगा। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया, अगर ये आरओ भी चला गया इसी तरीके से आप लोगों ने जाने दिया ना ऐसा, तब फिर ये समझिएगा कि आने वाली किसी भी परीक्षा में, क्योंकि उनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, आप समझ रहे हैं कि इस तरह से पेपर आउट मैंने कभी आज तक, जब से मैंने इस क्षेत्र में जब से कदम रखा है, पहली बार सुना है मैंने इस लेवल पर पेपर आउट हुआ है कोई। समझ रहे हैं आप? तो सच्चाई क्या है, कौन है इसके पीछे, किसकी साजिश है, पेपर आउट में अगर पेपर आउट हुआ है तो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको कठोरतम दंड, मतलब जितना कठोर हो सके, वो कितने लोगों की आत्मा को दुखी कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध है, पाप है अपराध है दोनों है, तो वो कर रहे हैं, उनको उसकी सजा भगवान तो देगा, वो तो पूरा भरोसा है, ईश्वर तो देगा ही, लेकिन कानून भी उनको दंड दे, सरकार भी उनको दंड दे, दंडित करे जैसे अन्य अपराधियों के साथ करती है। मर्डर करने वाले, दंगा करने वाले, उनके साथ जो सलूक होता है उससे भी बुरा सलूक इनके साथ होना चाहिए।
किसी की जिंदगी को पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं, ये सालों की मेहनत को बर्बाद कर दे रहे हैं ये। तो अंधेरे में रोशनी की किरण ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चेयरमैन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन दोनों की ईमानदारी पे कोई भी शक नहीं है। कोई कितना भी बड़ा विरोधी हो, मुंह पे चाहे जो कहे या पीठ पीछे चाहे जो कहे, लेकिन उसके मन को ये पता है कि ये दो व्यक्ति बहुत ईमानदार हैं। हर कोई मानता है। और आयोग में शुचिता के लिए, आयोग में प्रक्रियाएं सही बनाने के बहुत प्रयास वर्तमान अध्यक्ष महोदय ने किए हैं, बहुत विरोध का सामना करते हुए किए हैं, ये हर कोई जानता है। हालांकि कुछ कमियां ऐसी हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते हैं, जैसे गुणवत्तापूर्ण कॉपियां चेक करना मेंस की, वो उनके हाथ में नहीं है। इंटरव्यू में मार्क्स देना वो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों में भी जो अंतर रहता था उसको पाटा जाए। प्रयास किया है उन्होंने, और सकारात्मक प्रयास किया है। वो प्रयास में सफल रहे नहीं रहे ये अलग बात है। उसी तरीके से प्रयास इन्होंने किया होगा इस बार भी। खुद अध्यक्ष को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि आयोग का पेपर इस तरीके से आउट हो जाएगा। वो पेपर जो प्रशासन के हाथ में आयोग दे देता है कि आप जाओ पेपर करवाओ, क्योंकि आयोग के पास वो मैन पावर नहीं है, और न ही आयोग कभी प्रयास करता है कि मैन पावर को हम उस तरीके से फिर लगाएं, सरकार से बात करके सारा मैनेजमेंट अपने हाथ में रखें। यहाँ तक कि पेपर भी अगर आयोग अपने हाथ में रखेगा, पेपर खुद जाकर के पहुंचाएगा सेंटर में, तब जाकर के मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया सही होगी, तब पेपर आउट होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। क्योंकि कहीं नहीं कि प्रशासन और जो स्कूल मैनेजमेंट है जहां पर ये पेपर आउट होते हैं, उन पर आयोग पूरी जिम्मेदारी दे देता है। तो अगर किसी व्यक्ति पर जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी को बांट दे रहा है, तो वो व्यक्ति भी उतना ही जिम्मेदार है। कहीं न कहीं आयोग को अपनी इस प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। जो प्रक्रिया, देखिए मैं अंदर का आदमी नहीं हूँ आयोग के, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला है बात करने से भी, कि आयोग अपने हाथ में नहीं रखता है। पेपर पहुँचाने का काम ये प्रशासन के हाथ में दे देता है, फिर स्कूल मैनेजमेंट के पास वो चीज़ चली जाती है। तो ये मिली भगत कहीं ना कहीं जो ये निचले स्तर पे होती है ना, वहीं पर होती है। ट्रेजरी में पेपर रखा जाता है, वो बंद बक्से में रखा जाता है। कौन उस बक्से से निकालता है, किसके हाथ में चाबी रहती है? तो इसमें एक बड़ा, आप देखो, प्रशासनिक इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा है। अगर पेपर आउट हुआ है तो प्रशासन के बड़े जिम्मेदार लोग, बड़े पद पर बैठे लोग इसमें फंसेंगे अगर कार्रवाई हुई तो। ठीक है, तो ये मामूली बात नहीं है। अगर पेपर आउट हुआ है तो अगर कार्रवाई होगी तो बहुत बड़े बड़े लोग इसमें जाएंगे। सरकार अगर गंभीर है, यदि गंभीर है, हालांकि गंभीरता से तो ये बात करें, सरकार को चूंकि सारी चीज़ें सामने हैं, तुरंत संज्ञान लेते हुए पेपर को रद्द कर देना चाहिए था, कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर जांच करना चाह रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले कुछ परीक्षाओं में जो हुआ वो यहाँ पर दोहराया ना जाए। अगर दोहराया जाता है तो आपके लिए माध्यम है, आपके पास रास्ते हैं, आपके पास साधन भी है, और आपके पास एक अलग दरवाजा भी है जहां आपको न्याय मिल सकता है, वो है माननीय न्यायालय का। दूसरी बात है कि सरकार पर दबाव बना रहे, संस्थाओं पे दबाव बना रहे, इसके लिए आप लोग एकजुट रहिए, ढीले मत पड़िए। पीसीएस की तैयारी करनी है, अगले महीने आपकी परीक्षा है, बहुत कम समय रह गया है, उसकी तैयारी भी करिए। और जांच प्रक्रिया जो चल रही है उसका तो इंतजार करना ही करना होगा आपको, हमको सबको, ये देखने के लिए कि आखिर जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या जांच की रिपोर्ट आती है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इंटरनल जांच कमेटी आयोग में जो बनाई गई है, वो अगर चेयरमैन साहब को कह देंगे कि पेपर आउट हुआ है,
पेपर में गड़बड़ी थी, जो परीक्षा कराई गई है, तो ये चेयरमैन साहब तो तुरंत निर्णय लेने वाले हैं, रद्द कर देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, पूरा यकीन समझिए आप। लेकिन इंटरनल कमेटी वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तब। अब इंटरनल कमेटी में कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, अध्यक्ष महोदय ने बनाई है तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत सोच समझ कर बनाया होगा। इसलिए पूरी तरीके से आप निराश मत होइए कि जांच कमेटी कुछ नहीं करेगी या फिर एसटीएफ कुछ नहीं करेगी। एसटीएफ में अगर ईमानदार ऑफिसर के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी तो ईमानदार व्यक्ति कठोर होता है, कठोर निर्णय लेता है। ईमानदारी की पहचान ही है कठोर निर्णय लेना। तो ईमानदार अगर व्यक्ति होगा तो वो कठोर निर्णय लेगा। हमेशा एजेंसियां गलत नहीं करती हैं। एजेंसी को चलाने वाला एक व्यक्ति होता है, और सही व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी मिल गई, बिना किसी के दबाव में वो रिपोर्ट देगा, कार्रवाई करेगा, वो सामने भी आएगा आपके और हमारे। लेकिन फिर भी यदि नहीं आता है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। कल हमने इस विषय में चर्चा की थी। आप लोग उनसे, जो टीचर हैं एग्जामपुर के, उनको आप लोग ऑनर हैं शायद वो, तो आप लोग उनसे कहिए, रिक्वेस्ट करिए कि वो एविडेंस प्रस्तुत करें, न्यायिक जांच की भी मांग करें। मेरा ये मानना है कि सीजेएम साहब से न्यायिक जांच की भी डिमांड करें। बाकी बाकी लीगल एडवाइज़र जो होंगे आपके, जो एडवोकेट होंगे इस मामले के जानकार, जिन्होंने 2016 का केस लड़ा था, इसमें अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने पूरे केस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वे साक्षी जो उसमें साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, इन सब का सहयोग हम लेंगे। तो सब कुछ है, सारे हथियार हैं, साक्ष्य हैं, साक्षी है, मजबूत साक्षी है, प्रस्तुत करने वाला है, आप सब लोग हैं, सबके कंट्रीब्यूशन से सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, और हो सकता है कि ये प्रक्रिया भी बहुत जल्द प्रारंभ हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि वो बात करेंगे। मेरी नज़र में इससे बढ़िया मौका आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि पिछली बार 2016 में यही समस्या आई थी कि उस समय साक्षी कोई नहीं, गवाह नहीं कोई बन रहा था, सब बिजी हो गए थे, कुछ दिनों के बाद शांत हो गए थे। लेकिन कोई ना कोई तो पहुंचा, है ना, जिसको न्याय चाहिए था, वास्तव में न्याय मिला, उसको नौकरी भी मिली। तो इस बार भी यही होगा। आप लोग, हाँ, ये बात अलग है कि हमें इस बात की प्रतीक्षा थोड़ी सी करनी होगी कि जांच में क्या आ रहा है। तब तक जो अन्य काम हम कर सकते हैं वो यही है कि एक शिकायत हो सीजेएम के यहाँ और वहाँ पर न्यायिक जांच की मांग भी की जाए। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, और इस पर क्या करना है ये बहुत जल्द आप लोगों को बताया जाएगा। जिम्मेदार लोग आप लोगों को बताएंगे। कुछ लोग जो जॉब में हैं उन पर बेवजह आप लोग दबाव न बनाएं कि वो सामने आए। उनके सामने आने ना आने से कुछ नहीं होगा। आप लोग पीड़ित हैं, आपको न्यायालय अगर जाना रहेगा तो आप लोग एक साथ आइएगा, एकजुट होकर के लड़िएगा, सफलता जरूर मिलेगी। जो नहीं आ रहा है उसको ट्रोल मत करिए, क्योंकि हो सकता है उसकी कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां हों, है ना। ऐसा नहीं कि वो आपके साथ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई इस समय, कोई भी जो एक अच्छा व्यक्ति होगा, मानवीय व्यक्ति होगा, वो आपका साथ, भले वो आप सामने नहीं बोल रहा है, अपने चैनल पे नहीं बोल रहा है, अपने ग्रुप्स में नहीं बोल रहे हैं, वो चाहे जो हो, तो कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है। जो लोग जॉब में हैं वो बोल भी नहीं सकते हैं, उन पर नज़र रहती है लोगों की। खासकर सरकार इस समय बहुत बहुत कठोर निर्णय लेने वाली है, ऐसा सुनने में जब आ रहा है। सरकारी महकमे में ये चीज़ चल रही है, तो ऐसे में और भी लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन वो आपके साथ, आपका सहयोग वो पीछे से दे, नेपथ्य से आपके साथ हैं। मेरी बहुत सारे ऐसे लोगों से बात हुई है। तो किसी को ट्रोल न करें, आपका साथ वो देगा देगा, और नहीं भी देगा अगर कोई, तो फिर उससे आपके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
क्योंकि न्यायालय न्याय देगा, वो व्यक्ति आपको न्याय नहीं देंगे। कहीं ऐसा नहीं कि इसमें कोई आंदोलन से आपको कोई हल निकलने वाला है, क्योंकि जो हो हल्ला मचना था और जो प्रभाव पड़ना था सरकार पे पड़ चुका है, और सरकार ने एक निर्णय भी ले लिया है दबाव में। एसटीएफ से जांच करवाने के लिए आयोग ने कह भी दिया है। तो निश्चित रूप से सरकार से ही सहमति लेकर ये सब चीज़ें हुई होंगी। सरकार बहुत जल्द एसटीएफ से जांच करवाने के लिए कह सकती है। इंटरनल हो सकता है, इंटरनल कमेटी ही अपनी रिपोर्ट में सारी चीज़ें क्लियर कर दे। आप लोगों ने भी तो मेल किया है काफ़ी आयोग अध्यक्ष को, तो उसको भी तो संज्ञान में ले रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेस है, थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा। अपनी आगे की तैयारी जारी रखिए। आरओ मेंस के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि एक ग्रुप बनाएंगे आप लोगों को, उसमें मेंस का तब तक कुछ न कुछ वहाँ पर चलता रहेगा, और अभी बहुत धीरे धीरे चलेगा ये सब। जब कुछ क्लियर होगा उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम में आप लोगों को जोड़ेंगे। बाकी गाइडेंस आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। यूपी पीसीएस 2024 की बात करें तो 17 मार्च को आपकी परीक्षा है। जिस तरह से पेपर आया है, मैंने पहले ही कहा था कि आपका अगर 100 प्रश्नों के लिए अगर आप तैयारी करते हैं, 120 प्रश्नों के लिए, तो आप कभी भी कोई भी परीक्षा किसी पैटर्न पे देंगे, आप वहाँ पर कट ऑफ से ऊपर रहेंगे। ठीक है, पेपर आउट परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी परीक्षा की बात कर रहा हूँ। तो यही रहता है, हम केंद्रित रखते हैं आप लोगों को कि आप लोग 120 प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लो। तो 120 नहीं होंगे तो 80, 90, 100 तक आप पहुंचोगे। 140 की बात मैं कर रहा हूँ, 140 प्रश्न जहाँ पे हैं। और जहाँ पर आप 80 सही कर लेते हो 140 में, और दूसरे पेपर में आपका 60 में 55 के आसपास हो जाता है, तो एक अच्छी मेरिट आपकी आ जाती है। यहाँ पे आप सेलेक्ट होने के चांसेस आपके हो जाते हैं। ये मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ, कम से कम इतना आप कर लेते हो। बाकी आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से रिवीजन किया है, अच्छे से जो है टेस्ट लगाए हैं, और एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो गई है, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया है, सूचियाँ जितनी भी हैं, लिस्टिंग है, उसको अच्छे से तैयार कर लिया है, तो प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। आपकी मेरिट अच्छी रहेगी, आपका कट ऑफ के ऊपर काफ़ी रहेगा नंबर, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्तमान पैटर्न को देखते हुए जो जिस तरीके से कथन कारण के क्वेश्चंस पढ़े हैं, और जिस तरीके से स्टेटमेंट्स पूछ रहे हैं, जिस तरह से बहुत गहराई से करंट अफेयर्स से भी कुछ गहरे तरह के जो टेक्निकल प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए पीसीएस की प्रतिज्ञा बैच को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, थोड़े से वहाँ पर फैक्ट्स के साथ हम लोग खेलेंगे। वही फैक्ट्स जो आप पढ़ते हैं उन्हीं के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, और मज़ा आएगा आपको। फैक्ट्स के साथ खेलने में तो और मज़ा आता है, तो मज़ा ही आएगा। प्रतिज्ञा बैच भी हमारा प्रारंभ हो रहा है पीसीएस 2024 के लिए। काफ़ी लोग पहले से जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी लोग आज भी जुड़ रहे हैं। आप लोगों को अगर पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, अभी मेंस के बैच में एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, पीसीएस मेंस की बात कर रहा हूँ। प्रीलिम्स के जस्ट बाद हम लोग मेंस का बैच शुरू करेंगे। आप लोग चाहें तो 7905901018 ये व्हाट्सअप नंबर है सूरज जी का, इस पर मैसेज करके, व्हाट्सअप करके, संपर्क करके पीसीएस की तैयारी में जुड़ सकते हैं, पीसीएस वाले प्रतिज्ञा बैच से। इस समय देखिए स्पष्ट बात है कि आप लोग छात्र की भूमिका भी हैं, क्योंकि आगे परीक्षा भी है, अपने कैरियर को भी देखना है। योद्धा भी हैं, क्योंकि आपको अपने ही लिए लड़ना है। एक बड़ी वैकेंसी है, फंसी हुई है। निश्चित रूप से ये हर किसी को पता है कि अगर ये पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो 140 वाला भी सेफ नहीं है। जिस हिसाब से पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो पेपर कैंसिल होना ही होना चाहिए, और कोई भी दूसरा विकल्प है ही नहीं। इसमें अंधेरे में रोशनी की जो किरणें हैं वो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। बहुत नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए हमें। नकारात्मक कुछ चीज़ें हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। पिछले कई कुछ परीक्षाओं में जो लेखपाल हो गया, एसआई हो गया, ठीक
मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर उस तरीके से चीज़ों को लड़ा गया है। कहीं न कुछ त्रुटियां रही हैं वहाँ पे। कहीं न कहीं छात्रों के मध्य एकता और विश्वास की, आत्मविश्वास की कमी रही है। लेकिन आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, सिविल सर्विसेज सर्विस का जो छात्र होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करने वाला जो छात्र होता है, उसकी स्थिति अलग रहती है। उसके लड़ने की जुझारूपन क्षमता जो है बहुत अधिक रहती है। तो आप चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हमारी लीगल टीम भी है, वो बात कर रही है लगातार क्या किया जा सकता है। सरकार से जो जुड़े लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि क्या होगा अगला स्टेप गवर्नमेंट का। आयोग में तो ये बात है कि चेयरमैन इंतजार कर रहे हैं, इंटरनल कमेटी के रिपोर्ट पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि वो किस तरीके के एविडेंस लेते हैं, किस आधार पे जाते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा, ट्विटर पे ट्वीट करते रहिएगा। एक टाइम को भी निर्धारित कर दिया जाएगा जिस समय लोग, सभी लोग एक साथ ट्वीट करेंगे। आप लोग नीचे डिस्कशन बॉक्स में हमारा जय हो स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में आप चले जाएं। जब भी ट्वीट करना होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस टाइम आप डेली बिना किसी को कहे जा कर के ट्वीट कर दीजिएगा उस हैशटैग के साथ। ये अपना एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताने का आपका एक अच्छा तरीका है, सकारात्मक तरीका है। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। गाली गलौज, किसी को उल्टा सीधा कहना, इन सब चीज़ों से बचें। सरकार की आलोचना, सरकार को गाली देना, आयोग को गाली देना, आप उन्हीं से डिमांड कर रहे हैं, उन्हीं को गरिया रहे हैं, है ना, उन्हीं के पुतले जला रहे हैं। ऐसा मतलब आप एक प्रकार से ईगो को, किसी को मार करके आप उनसे डिमांड नहीं कर सकते हैं ना। पावरफुल है सरकार, पावरफुल है आयोग, अध्यक्ष भी। तो आपको थोड़ा सा विनम्र तरीके से उनसे निवेदन करना होगा। नहीं करेंगे तो न्यायालय करेगा, और होगा ये निश्चित रूप से। कहीं नहीं होगा तो न्यायालय में होगा। इतना पुख्ता एविडेंस है, पुख्ता सबूत है, इस पर नहीं होगा तो कैसे होगा, किस पर होगा। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अगर कुछ विचार हैं इस पे तो आप व्यक्त कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है।